हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स के आरबीएससी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन के जो इस सीरीज़ के इस सेक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो 2 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करता है, उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट 1 नंबर का और सेकेंड 1 नंबर का, तो 2 मार्क्स का है, 2 पार्ट हैं, दोनों करने हैं फॉर 2 मार्क्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं वापस से। 14 तक हमने कर लिए थे। नेक्स्ट देखो 15 में से 2 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पूछा है डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पूछा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड पूछा है एक्साइटेशन पोटेंशियल। राइट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखो, इट इज दैट एक्सेलेटिंग वोल्टेज और पोटेंशियल विच गिव्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू रिमूव फ्रॉम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइट करना मतलब एक लेवल अप करना मान लो ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, तो सेकंड में जाना, सेकंड से थर्ड में जाना, तो एक्साइटेशन होता है, एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन को। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल, इट इज दैट एक्सेलेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू इलेक्ट्रॉन टू ट्रांजिट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लोअर से हायर में जाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। राइट। तो 2 पार्ट है हर क्वेश्चन में, आपने देखा हर क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों करने हैं आपको, तब जाके आपको इसमें न्यूमेरिकल का जो भी पार्ट है इसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशंस फ्रॉम n इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम इन पास्चन सीरीज, देन द रेडिएशन एमिटेड, फाइंड द वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, इनफाइनाइट टू पास्चन सीरीज के ऑर्बिट में, तो वेवलेंथ क्या आएगी, वेवलेंथ की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है। तो सीरीज का लाइमन बामर पास्चन सीरीज का आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला लैम्डा कैलकुलेट करने का, ये होता है 1/λ। फॉर्मूला देखो आप, 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है। सो लैम्डा हमें आपको निकालना है यहाँ पर लैम्डा, तो हम यहाँ पे 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। n1 की वैल्यू पास्चन सीरीज के लिए, लाइमन बामर पास्चन, n1 की वैल्यू पास्चन सीरीज के लिए 3 होती है, तो 3 का स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कर रहा है, इनफाइनाइट से, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 1/∞ तो क्या होता है, 0 होगा। सो 1/λ की वैल्यू हमारे पास मिलती है R/9। ठीक है। तो लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 9/R एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और R की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। R की वैल्यू क्या होती है, 10.97 इंटू 10⁶। ये है आपकी R की वैल्यू। तो R की वैल्यू हम यूज़ करते हुए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, किसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 9 में 10.97 को। सो 9 डिवाइड बाय 10.97, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8204 वैल्यू आती है हमारे पास, 0.8204। और वैल्यू, अच्छा, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मीटर्स में होगी, मीटर्स में, रिडबर्ग कांस्टेंट भी हमने मीटर इनवर्स में रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो आपने डिवाइड किया 0.802 इंटू 10 टू पावर क्या आ रहा है, 6 था, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है। 10 टू पावर -6 हो जाएगा। तो 0.08 एक डिजिट और ले लेते हैं, 4 आ रहा है इसमें, तो 10 टू पावर -6। तो मैं क्या लैम्डा को ऐसे लिख सकता हूँ, 8024 इंटू 10 टू पावर -10। तो अपने आप ये लैम्डा 10 टू पावर -10 लिखा, तो 8024 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर इसमें मिलेगा। तो इस सीरीज में, इस स्पेक्ट्रल सीरीज में जो लैम्डा एमिट होगा उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने को बोला था, यह है 8024 एंगस्ट्रॉम, या फिर लैम्डा लिखोगे आप 9/R मीटर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलती है लैम्डा की, ये है। नेक्स्ट देखो 16 के बाद न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल एक ही है, तो न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क्स कंटेन करेगा। न्यूमेरिकल एक है,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन दो पार्ट में आता है, बट न्यूमेरिकल आपका एक ही पार्ट में। जैसे अब ये देखो 17 में डिफाइन क्रिटिकल मास इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और सेकंड पार्ट आ गया स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो क्रिटिकल मास क्या होता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में? तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन कंटिन्यू करती है, तो कंटिन्यू करने के लिए रिक्वायर्ड क्रिटिकल वैल्यू आपने पढ़ी है हमेशा। क्रिटिकल एक ऐसा मास होता है बियॉन्ड विच पॉसिबिलिटी होती है, बिलो विच पॉसिबिलिटी नहीं होती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो चेन रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए जितना मास रिक्वायर्ड होगा उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। ठीक है, अगर इस मास से कम मास पे आप रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है क्रिटिकल मास की? देखो, इन ऑर्डर टू सस्टेन चेन रिएक्शन, कंटिन्यू करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट नंबर ऑफ लॉस्ट न्यूट्रॉन्स शुड बी मच स्मॉलर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड। लॉस्ट न्यूट्रॉन्स और प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स का जो वैल्यू है, लॉस्ट न्यूट्रॉन्स की कम होनी चाहिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिएक्शन कंटिन्यू हो पाएगी। फॉर इट द मास ऑफ यूरेनियम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन अ सर्टेन मास कॉल्ड क्रिटिकल मास। ये है क्रिटिकल मास की डेफिनेशन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ज़्यादा होने चाहिए और लॉस्ट कम होने चाहिए, इसके लिए जो रिक्वायर्ड मास होगा उसको कहते हैं क्रिटिकल मास। सेकंड देखो, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हालांकि डिलीट में सिलेबस में डिलीटेड पार्ट में लिखा हुआ था, न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, फिर भी इसमें क्वेश्चन बैंक में दे दिया आपको। तो सिंपल है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा, ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, और ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है। तो चार्ज पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हुआ, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखो, सेकंड तो चार्ज इंडिपेंडेंट है, और सेकंड है इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसकी रेंज न्यूक्लियर तक ही रहती है, न्यूक्लियस की साइज तक रहती है। ठीक है, अगर दो प्रोटॉन बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो लगता है न्यूक्लियर फोर्स। अगर वो दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर चले गए तब उनके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, और आपको पता होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इन द नेचर। नेक्स्ट देखो, अब आपको बोला है ड्रॉ बुलियन सर्किट ऑफ फॉलोइंग लॉजिक गेट्स नैंड टू नॉट गेट। हमें नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है फर्स्ट में, और सेकंड में बोला है नॉट टू एंड गेट। तो सर्किट बनाना है, सर्किट तो ये हमने पढ़ा है। देखो, नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनेगा? तो नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है हमें, तो इस तरह से आएगा। नैंड गेट आपको पता है, ए नैंड गेट सर्किट आपको पता होना चाहिए, सर्किट सिंबल आना चाहिए नैंड गेट का। ठीक है, नैंड गेट, ये नैंड गेट है, राइट, और ये इसका आउटपुट है। अब ये हमें चाहिए नॉट गेट की तरह, तो नॉट गेट की तरह चाहिए, इसका मतलब इन दोनों इनपुट्स को हम एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आएगा ए, और यहाँ पर जो x आएगा वो आ जाएगा ए बार। तो इट इज़ नैंड गेट टू नॉट गेट कन्वर्जन है। ये सर्किट है नैंड गेट का जो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड बोला है आप नॉर गेट का यूज़ करके एंड गेट बनाओ। तो नॉर गेट आपको पता है, नॉर गेट इस तरह से आता है, नॉर गेट ये और है और ये अब बन गया नॉर। तो ये नॉर गेट का सर्किट है, ये नहीं बनाओगे तो ये और गेट का सर्किट है। सो ये एक नॉर गेट और लेंगे हम, ये दूसरा नॉर गेट। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, और इन दोनों का आउटपुट हम लेंगे, तो इन दोनों का आउटपुट हम इन्वेस्ट करेंगे एक और नॉर गेट में, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इनपुट देता हूं एक सिंगल ए, और यहां पर मैं एक सिंगल इनपुट देता हूं बी, तो यहां पे जो x मिलेगा मुझे, आउटपुट मिलेगा यहां पर x, ये ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। तो x की वैल्यू आएगी a डॉट बी, आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा a डॉट बी। सो ये है बुलियन सर्किट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर गेट को नैंड गेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है राइट द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस लिखी थी। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन देखो आप,
फर्स्ट इक्वेशन जो आएगी मैक्सवेल की, फर्स्ट इक्वेशन ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ये आता है E डॉट डी ए, गॉस थ्योरम आएगी। फर्स्ट इक्वेशन गॉस थ्योरम से लिए E डॉट डी ए इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखो मैक्सवेल की, सेकेंड इक्वेशन आएगा सेम B डॉट डी ए इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन यहां पर आएगा E डॉट डी एल, E डॉट डी एल ये आता है आपका फेराडेज लॉ से, E डॉट डी एल मतलब EMF हो गया विच इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इट इज थर्ड इक्वेशन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फेराडेज सेकेंड लॉ। नाउ फोर्थ इक्वेशन देखो, फोर्थ इक्वेशन ली जाती है, फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की आती है एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में लिखेंगे हम B डॉट डी एल, B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I प्लस आई डी, I प्लस आई डी, आई तक तो B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ I, इसको तो कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, और I प्लस आई डी एड करते इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है। तो ये चार इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, द हाइट ऑफ दूरदर्शन टावर इज 100 मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एरिया इन विच दिस टेलीविजन कैन बी ब्रॉडकास्ट वाइल द अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर। तो एंटीना की जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कह लो या रेंज कह लो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है या रेंज का फॉर्मूला होता है √2RH, ठीक है, √2RH, और एरिया का फॉर्मूला जो होगा, एरिया इक्वल्स टू होगा पाई डी स्क्वायर, और डी मतलब डिस्टेंस ही है, और यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, डी का वैल्यू है √2RH, वहाँ पे स्क्वायर है तो 2RH आ जाएगा इंटू पाई, ठीक है। हमें दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करें पहले डिस्टेंस की, फर्स्ट डिस्टेंस पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो डी की वैल्यू आएगी √2RH, तो 2 हो गया, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻3, और एच की वैल्यू दे दी आपको 100, इजीली कैलकुलेशन कर सको आप 100, ठीक है। तो √2RH आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब जीरो आप देखो कितने हो गए, 0 3 4 5 6 7, तो अगर हम सॉल्व करें इसको देखो 64 का अंडर रूट तो आ जाएगा 8, देन 0 0 0 0 0 0, आपके पास 7 जीरोज हैं, 7 जीरो में 6 का अंडर रूट तो आ जाएगा 3, और एक जीरो अंदर रह जाएगा, तो लिख दिया हमने √20, ठीक है। टोटल जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो में से 6 का तो अंडर रूट ले लिया, 10⁻3 बाहर आ गया, और एक जीरो अंदर रह गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, 64 का अंडर रूट तो 8 हो गया, तो सबसे पहले तो हम 20 का अंडर रूट निकालें, इसमें से 20 जो वैल्यू दे रखी है आपको, इसका अंडर रूट निकालते हैं 20 का, सबसे पहले 20 का अंडर रूट निकलेगा, √20, ये वैल्यू आएगी 4.47, और 4.47 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, 4.47 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35.7 इंटू 10⁻3 मीटर्स, या किलोमीटर भी कह सकते हो, तो रेंज आएगी 35.7 किलोमीटर्स। अब एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर हम लिखेंगे, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बट एरिया निकालने के लिए पूरा फॉर्मूला यूज ना करें, पाई की वैल्यू है 3.14, और डिस्टेंस आपने निकाल लिया 35.7 इंटू 35.7 स्क्वायर है ना, इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 मतलब 10⁻6 हो जाएगा,
ठीक है। तो स्क्वायर के साथ लिखा है डी, डिस्टेंस आएगी 35 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया हमने, राइट। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3.14 को 3.14 इंटू 35.7 इंटू 35.7, वैल्यू आ गई 4001, ठीक है। एरिया की वैल्यू आ गई 4001 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, ये एरिया होगा, ठीक है। अगर किलोमीटर में लिखें तो आंसर आएगा 35.7 किलोमीटर और एरिया आएगा 4001 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया को 4001 किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये 35.7 किलोमीटर हो गया, 35.7 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर है तो किलोमीटर में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको मिला। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर है आपका, ये कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है, कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। पहला है सोर्स, सोर्स जो आपको सिग्नल देता है, सिग्नल ट्रांसमीटर में जाएगा, ट्रांसमीटर में जाएगा सिग्नल, ठीक है। ट्रांसमीटर में सिग्नल को पास करेंगे, सिग्नल ट्रांसमीटर से होता हुआ चैनल के थ्रू, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से होता हुआ चैनल के थ्रू एक्स में जाएगा, यूज़र के पास जाएगा और वाई बीच में। आपसे पूछा इसमें एक्स और वाई क्या है, तो ब्लॉक डायग्राम आपको पता है कम्युनिकेशन का, सिग्नल ट्रांसमीटर में जाता है, फिर मीडियम के थ्रू होता हुआ जब वो पहुंचेगा लास्ट यूज़र तक, उससे पहले एक्स जो होगा इसमें वो होगा रिसीवर, क्योंकि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो एक्स क्या है, रिसीवर। और वाई देखो, वाई आता है चैनल के बीच में, बीच में यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो वाई होता है नॉइस, नॉइस मतलब डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब अनवांटेड सिग्नल जो मीडियम में डिस्टर्ब करते हैं, मीडियम को इसमें ट्रांसमिशन में डिस्टर्ब करते हैं, अनवांटेड सिग्नल या नॉइस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद सेकंड 21 का सेकंड पार्ट, राइट द नेम ऑफ वेव्स यूज्ड इन फॉलोइंग डिवाइस। तो सेल्यूलर फ़ोन में कौन सी वेव्स का यूज़ होता है, सेल्यूलर फ़ोन में आप लिखोगे कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स। कम्युनिकेशन में काम आता है सेल्यूलर फ़ोन, तो रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और रेडार और सोनार सिस्टम में हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव्स का, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है इसलिए इनको रेडार सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव्स रेडार में और सेल्यूलर फ़ोन में रेडियो वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन जो आता है इसमें आपको वो मिलता है व्हाट इज डिप्लेशन लेयर। देखो डिफाइन द फॉलोइंग, पहला पूछा डिप्लेशन लेयर, दूसरा पूछा है रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर और रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होगा, देखो आप, तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉल्ड एज डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है एट पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जब भी आप पी और एन को ज्वाइन करते हो, पीएन जंक्शन आपने बनाया ऐसे पीएन जंक्शन, तो पी और एन को ज्वाइन करोगे आप, तो यहाँ पर जंक्शन के नियर एक पर्टिकुलर एरिया बनता है, लेयर बनती है, जिसमें जैसे पी टाइप है या एन टाइप है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो ये नेगेटिव आइंस बनेंगे यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो यहाँ कौन से आइन होंगे, पॉजिटिव आइंस होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आइंस का कॉम्बिनेशन बनता है लेयर के, जंक्शन के अराउंड, जंक्शन के नियर नेगेटिव पॉजिटिव आइंस, मतलब इनको बोला इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, ये मूव नहीं करते हैं। और इस लेयर में कोई भी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन बोली है रिवर्स ब्रेकडाउन की। तो रिवर्स ब्रेकडाउन की डेफिनेशन आप देखो, रिवर्स ब्रेकडाउन भी पीएन जंक्शन में मिलता है आपको। रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होगा, व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, reverse voltage across PN junction reaches a sufficiently high value, the reverse current suddenly increases. This voltage at which breakdown occurs called breakdown voltage, ठीक है, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब देखो पीएन जंक्शन आपने पढ़ा, पीएन जंक्शन को दो तरह से बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट इजीली फ्लो होता है, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो रिवर्स बायस डायोड जस्ट
ऑफ स्विच की तरह काम करता है इनिशियली, बट जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, रिवर्स वोल्टेज आप बढ़ाओ, सफिशिएंटली हाई वैल्यू तक आपने बढ़ा दिया, एट दैट टाइम वहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक होते ही रिवर्स करंट सडनली बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन के बाद ही रिवर्स करंट फ्लो होना शुरू होता है और सडनली बढ़ जाता है। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, रिवर्स बायस डायोड करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ये है हमारे पास 22 वाले पार्ट के 2 डेफिनेशन, राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनर डायोड इन द सर्किट। डेफिनेशन आपको नोट करनी है, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन लिखी, डिप्लेशन लेयर की और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की। ठीक है, अगला देखो, तो अगले में आपसे बोला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनर डायोड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनर डायोड। अब डायोड के टाइप्स भी आपके डिलीट कर दिए थे, बट फंक्शन पूछा है जस्ट, जेनर डायोड का फंक्शन क्या है। तो जेनर डायोड का फंक्शन है, जेनर डायोड का फंक्शन होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जेनर डायोड क्या यूज हो, क्या कैसे यूज होता है, इज अ फंक्शन क्या होगा, टू रेगुलेट वोल्टेज, टू रेगुलेट वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होने से रोकता है, कंट्रोल करता है। टू रेगुलेट वोल्टेज की जगह हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अगर कम वोल्टेज आए तो ये आपको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। तो हम कह सकते हैं जेनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजर मीन्स इसका काम है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करना। टू रेगुलेट की जगह हम बोल सकते हैं टू सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये इसका यूज है जेनर डायोड का। फिर बोला है सेकेंड पार्ट में, देखो बी पार्ट में, वाई पी एन जंक्शन आर कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस। पी एन जंक्शन आर कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस बिकॉज, क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर आपको लिखना है, बिकॉज इट फ्लोज करंट इन सिंगल डायरेक्शन। कह सकते हैं यूनिडायरेक्शन मतलब सिंगल डायरेक्शन हुआ। तो वाई पी एन जंक्शन डायोड आर कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस बिकॉज इट फ्लोज करंट इन वन डायरेक्शन, जो होती है P2N, बिकॉज इट फ्लोज करंट इन वन डायरेक्शन, because it flows current in one direction when it is in forward bias, when it is in forward biased। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन भी लिखते हो आप, लिख सकते हो P2N, डायरेक्शन होती है P2N। तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा P2N, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला देखो आप, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन फ्री स्काई B इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁶ फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो E और B में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है ये, आपने रिलेशन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, मैग्नेटिक फील्ड इज B, और दोनों का रेशियो होता है C इज अ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आपको E की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगी BC, ठीक है। B होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 4 × 10⁻⁶, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 12, और 12 × 10⁻2 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 1200 वोल्ट पर मीटर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो देखो आप 4 × 10⁻⁶ थी, कम थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 1200, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर, इसको लाइट वेक्टर भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन रेक्टिफायर एंड ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ड्रॉ करना है, और रेक्टिफायर होता क्या है पहले तो वो डिफाइन करना है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट।
AC को DC में कन्वर्ट करता है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, AC को DC में कन्वर्ट करता है, इट्स कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर इन्वर्टर का उल्टा होता है, आपके सबके घरों में लगा होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से निकलने वाला करंट DC को AC में कन्वर्ट करके हमें होम में सप्लाई आपको मिलती है। तो घरों में तो AC यूज़ होता है। अब इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से निकलने वाले DC को AC में कन्वर्ट करके हमें देता है। इन्वर्टर का उल्टा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आपको बोला है ड्रॉ सर्किट डायग्राम। इसी में 25 में सेकेंड पार्ट क्या है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मैं डायग्राम बनाऊं, देखो फुल वेव रेक्टिफायर ये है आपका AC जिसको आपको रेक्टिफिकेशन देना है, और ये AC को हमने लगा दिया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ये ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किया। अब फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बोला है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होंगे, एक इधर एक यहाँ पर आएगा। ठीक है, दोनों डायोड यूज होंगे। अब इस डायोड से करंट फ्लो होगा, इस डायोड से भी करंट फ्लो होगा, तो डायोड, दोनों डायोड से करंट फ्लो करके जो रेजिस्टेंस है आपका वो आप यहाँ पर बीच में रखोगे। आउटपुट आपको यहाँ से लेना है ताकि आपको करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिले, चाहे ये करंट फ्लो करेगा तो भी ऐसे आएगा, ये करंट फ्लो करेगा तो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिलता है। और ये पॉइंट आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका C। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किया इसको सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। डायग्राम बनाओगे तो हमेशा बोर्ड में आपको ध्यान है डायग्राम, लेवल डायग्राम बनाना है। तो जो भी आप इसमें यूज़ कर रहे हो, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, जो भी आप यूज़ करोगे उसका नाम लिखोगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये तो है आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ये है आपका AC सोर्स है, राइट। और ये दो डायोड्स हैं D1 एंड D2। D1 D2 क्या है, डायोड्स हैं। ठीक है, तो D1 D2 आर डायोड्स, मैं लिख देता हूँ D1 एंड D2 आर डायोड्स, आर PN जंक्शन डायोड्स। और ये है RL होता है लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम, राइट। नेक्स्ट देखो डिफाइन 26, देखो डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बड़ा इजी पार्ट है, आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो चार्ज चाहिए, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और फोटो वर्ड है यहाँ पर फोटोन, और फोटोन होते हैं लाइट में। तो मेटल सरफेस पे लाइट को गिराने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन देखो, इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉलिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑन मेटल सरफेस। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराओगे तो क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा है विच टू फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करने वाला या फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, देखो किस पर डिपेंड करेगा। टू फैक्टर्स लिखने हैं। फर्स्ट आएगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो फोटोन आप गिरा रहे हो या लाइट आप गिरा रहे हो उसकी इंटेंसिटी। जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। राइट, टू फैक्टर डिपेंड फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट कौन सी, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इन दो पर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन बोला है राइट टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल। राइट टू शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल ये बोला है। तो बोर्स मॉडल की दो शॉर्टकमिंग्स लिखनी है, ड्रॉबैक्स लिखने हैं,
बोर्स मॉडल के। तो बोर्स मॉडल के दो ड्रॉबैक्स हैं आपके सामने, देखो फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट ड्रॉबैक आएगा जो बोर्स मॉडल था, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, इट कुड नॉट, ये आ गया फर्स्ट तो ये था, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, मतलब ऐसे एटम्स को ही बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन किया जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल सिंगल हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब हीलियम होगा तो हीलियम H, हाइड्रोजन तो हो ही गया, इसके अलावा हीलियम होगा तो He+ लेंगे हम। He+ मतलब हीलियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो He+ होगा, आयन है हीलियम का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, तब आप बोर्स मॉडल इस पर लगा सकते हो। तो ऐसे एटम्स जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ड्रॉबैक देखो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये था बोर्स मॉडल्स के शॉर्टकमिंग्स। नेक्स्ट देखो अगला बोला है आपको 28 में, डिफाइन द बैंडविड्थ, राइट इट्स वैल्यू फॉर द LCR सर्किट। बैंडविड्थ क्या होता है वो हमें बताना है, उसके बाद LCR सर्किट में बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होती है वो भी हमें बताना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पहले भी आया हुआ है, आपको पता है बैंडविड्थ क्या होता है। देखो बैंडविड्थ क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बोलते हैं, और हमें इसकी वैल्यू भी लिखनी है। तो बैंडविड्थ की वैल्यू देख लो, बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी R/L, इसका आपने डेरिवेशन भी किया होगा और ये डिराइव भी किया है। तो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा इसका, R/L, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था इसमें, डिफाइन बैंडविड्थ एंड राइट इट्स वैल्यू फॉर LCR सर्किट, ठीक है। तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन है और ये बैंडविड्थ की वैल्यू है LCR सर्किट के लिए। नाउ नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपको इसमें एवरेज वैल्यू लिखने की वैल्यू भी, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। I एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ I विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टोटल करंट हो गया और टोटल टाइम से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए बोला है तो लिमिट्स क्या लगाएंगे, 0 से T/2, 0 से T/2, ठीक है। फिर हम I की वैल्यू हमें पता है, I की वैल्यू जो करंट होती है उसकी वैल्यू हम पुट करें तो वो आ जाएगा I0 sin ωt। I0 sin ωt करंट की इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल। और नीचे आपने इंटीग्रेशन कर दिया dt का तो t होता है, लिमिट्स क्या आएगी 0 से T/2, यहाँ भी लिमिट्स क्या है 0 से T/2, ठीक है। तो नीचे तो आ गया अपने पास T/2 और यहाँ पर आप देखो वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है तो हमें इस तरह से करेंगे। I0 हमने बाहर ले लिया, नीचे आपके पास T/2 डिवीजन में था, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है sin ωt का। तो sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos ωt अपॉन ओमेगा, ठीक है। sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos ωt अपॉन ओमेगा, राइट। और लिमिट्स क्या लगानी है 0 से T/2। तो sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos ωt अपॉन ओमेगा, राइट। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ओमेगा तो आप कॉमन ले लो और cos ωt की वैल्यू पुट करते हैं। देखो इधर तो I0 2 ऊपर आ जाएगा, 2I0 अपॉन T आएगा नीचे, T/2 था, ठीक है। और ओमेगा मैंने यहाँ पर, जो ओमेगा था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ cos ωt, तो cos, अब ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π अपॉन T, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ ओमेगा क्या होगा 2π अपॉन T। मैंने ओमेगा लिखा था पहले, अब मैं लिख रहा हूँ 2π अपॉन T, राइट। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल t और इसकी लिमिट्स क्या है 0 से T/2, ठीक है। तो cos में मुझे लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लें पहले, 2 से 2 कैंसिल होगा, t से t कैंसिल होगा, तो बाहर तो हमारे पास बचेगा I0 अपॉन पाई, ये बचेगा I0 अपॉन पाई, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल।
और अंदर आप देखोगे तो अपर लिमिट पुट करूं पहले t, तो t अपर लिमिट पुट करूंगा तो t से t कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा cos पाई, अंदर आ जाएगा cos पाई, फिर माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और cos 0 की वैल्यू भी क्या है -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया था हमने, sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो माइनस आपका यहाँ पर साथ रहेगा माइनस यू में, तो यहाँ पे भी माइनस था, ये माइनस ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या आया रिजल्ट, माइनस आई नॉट बाई पाई -1 ये होगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एवरेज वैल्यू आई हमारे पास 2 आई नॉट बाय पाई फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, 2 आई नॉट बाई पाई। तो अगर अब जैसे बोला है फाइंड है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधी वैल्यू तो नहीं लिख सकते, आप लिख दो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2 आई नॉट बाई पाई, तो आपको ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला, उसके अंदर वैल्यू, फिर आपको इस तरह सॉल्व करके आपको देना है, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आई नॉट बाई पाई। नेक्स्ट देखो, a coil with radius 0.15 meter and 300 tons has horizontal component of earth magnetic field BH की वैल्यू दी है, preferred by rotating at a rate of 250 revolutions per second, ठीक है। तो यहाँ पे 250 revolution, write the maximum value of EMF। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो EMF जनरेट होता है, या ऑल्टरनेटिंग डायनेमो, AC डायनेमो कह दो आप, उसमें जो EMF जनरेट होता है उसमें कॉइल को रोटेट किया जाता है, ठीक है। तो रोटेट करने से जो EMF की वैल्यू आती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या है देखो, EMF की वैल्यू आती है वैसे E नॉट साइन ओमेगा टी, ये E नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। और आपसे बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मतलब E नॉट पूछा है आपसे, तो E नॉट की वैल्यू क्या होगी, E नॉट की वैल्यू होगी BA ओमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखे हो तो आप मल्टीप्लाई कर लें, ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्न्स अगर हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे, n टर्न्स हैं तो NBA ओमेगा, ये है E नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो E नॉट की वैल्यू पूछी है तो हम निकाल सकते हैं E नॉट की वैल्यू, तो n कितना, नंबर ऑफ टर्न्स 3000 दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है BH 4 × 10⁻⁻6, एरिया, कॉइल की रेडियस दे रखी है 0.15, एरिया क्या होगा कॉइल का पाई r स्क्वायर, r क्या है 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसने दे रखा है 250 RPS। 250 RPS क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, 250 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा अगर आपको चाहिए तो आएगा 2πn, ओमेगा का मतलब 2πn, n 250 है, तो ओमेगा आ गया 500 पाई। ओमेगा आप क्या लिखोगे 500 पाई, तो यहाँ पर लास्ट में ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 500 पाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, सॉल्व करें इसको हम, तो एक तो पाई, पहले तो आप 0 कैंसिल करो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, पाई इंटू पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं 10, पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 10, तो यहाँ पे 10 ले लेंगे हम, ठीक है। तो कितने जीरो गए अभी तक 5, तो यहाँ से 6 था ना, 6 से 5 जीरो कैंसिल कर दिए, तो E नॉट की वैल्यू मिलेगी हमें 3 इधर, 4 इंटू पाई क्या लिखूंगा 10, ठीक है। अच्छा 4 इंटू, पहले तो यहाँ पे क्या बचा -1 बचा, 10⁻⁻6 था, कितने जीरो कैंसिल हुए 3 और 2 5 कैंसिल करके -1 बचेगा। अब ये वाला पाई और ये वाला पाई स्क्वायर क्या होता है 10, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना क्या है 0.15 इंटू 0.15 और लास्ट में 5, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब ये 0, 10⁻⁻1 और 10 ये भी कैंसिल हो गया आपस में, ठीक। अब 3 × 4 12 हो गया, और 0.25 0.15 ये आपका 225 ये हो गया। तो हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 × 4 हो गया 12 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इंटू 5, तो ये टोटल वैल्यू पास आ जाएगी 1.35। तो E नॉट की वैल्यू आ गई 1.35 वोल्ट,
इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 1.35 वोल्ट। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट ठीक है, फिर भी हमने कैलकुलेट किया, मोस्टली सही किया होगा। जल्दी में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फाइंड द लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑफ लिथियम मेटल 5 नॉट 2.5 इन एनी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पूछा है। सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करते हैं देखो आप, मैं आपको बताऊं कैसे करोगे इसको। सबसे पहले हमें, आप यहाँ पर 200 नैनोमीटर की लाइट स्ट्राइक हो रही है, तो लैम्डा कितना दिया है 200 नैनोमीटर। तो सबसे पहले तो मैं लैम्डा लिख दूँ, लैम्डा है 200 नैनोमीटर। नैनो कितना होता है आपको पता है, 10 टू पावर -9 होता है। तो क्या लैम्डा को मैं 2000 इंटू 10 टू पावर -10 लिख सकता हूँ। एक जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले मैं एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना चाहता हूँ। मैंने इसलिए ऐसा किया है कि एक जीरो यूज करके मैंने लैम्डा लिख दिया 2000 एंगस्ट्रॉन्ग। 2000 एंगस्ट्रॉन्ग या 200 नैनोमीटर एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। बट लैम्डा मैंने एंगस्ट्रॉन्ग में क्यों कन्वर्ट किया, ये आपको अभी समझ में आएगा। लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करके मैं एनर्जी निकालूंगा फोटोन की। फोटोन की एनर्जी, बिकॉज मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, तो 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉन्ग। ये फॉर्मूला है जिसमें एनर्जी आती है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी है और वो सीधी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैसे आपको पता है फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला, वैसे तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Hc/λ, बट Hc/λ यूज़ करोगे तो जूल में आएगी। फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 को और यूज़ करें, H को यूज़ करें, C को यूज़ करें, 1.6 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूज़ करें, तो सब यूज़ करके सॉल्व करके ये फॉर्मूला रेडीमेड तैयार है एनर्जी का। फोटोन की एनर्जी होगी 12400 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पर क्या होना चाहिए एंगस्ट्रॉन्ग में, इसलिए मैंने यहाँ पहले कन्वर्ट कर लिया। तो बताओ फोटोन की एनर्जी क्या होगी, जो फोटोन गिरेगा उसकी एनर्जी 12400 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में रखना था, मैंने एंगस्ट्रॉन्ग में रख दिया, सीधी एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो 2 0 कैंसिल कर दें, तो 124 डिवाइड बाय क्या दिया आपको 20, तो 124 डिवाइड आप कर सकते हैं, 22 से डिवाइड करना है, हाफ भी कर लेंगे इसको, तो ये 6 आ जाएगा और 6.2 आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये मेटल सरफेस है, जो फोटोन गिरता है यहाँ पर, जो फोटोन आके गिरेगा उसकी एनर्जी तो है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी जो होती है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6.2 में से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी खर्च होने वाली है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छुड़ाना है, रिलीज कराना है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंडेड है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करना है, तो हमें मेटल को, एटम को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए। तो 6.2 में से कितनी एनर्जी खर्च हो गई हमारी, 2.5 एनर्जी खर्च हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.5 खर्च होने के बाद हमारे पास बचेगी एनर्जी 3.7। ठीक है, फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया 6.2, ये हमने निकाली। कितनी एनर्जी यहाँ पर खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो वर्क फंक्शन होता है 2.5। ठीक है, तो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होकर निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो रिमेनिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो कितनी एनर्जी लेके आया फोटोन 6.2, कितनी एनर्जी खर्च हो गई 2.5, तो आंसर आ जाएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये निकाला है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला आंसर तो इसका ही रहा। ठीक, अब ध्यान से देखो, सेकंड पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हमें पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे देख लो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ गई 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी के मैक्स, इसका फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू हम देखें, चार्ज होता है E और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V0। तो आप कुछ मत करो, के मैक्स की वैल्यू पुट करो, देखो कितनी है के मैक्स की वैल्यू 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ गया V0। E से E कैंसिल करो, आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, तो V0 की वैल्यू हो गई 3.7 वोल्ट, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का इससे इजी मेथड नहीं है, किसी और फॉर्मूले में मत जाना, सीधा आपके पास एनर्जी है, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन हटा के जो रिमेनिंग होता है वो वोल्टेज होता है। ठीक है, तो 3.7 वोल्ट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आ जाओ आगे। The value of wavelength is 4861 एंगस्ट्रॉम फॉर द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए देखो फॉर्मूला बताऊं, N1 की वैल्यू बामर सीरीज के लिए क्या होगी 2, ठीक है, और सेकेंड लाइन N1 की वैल्यू 2 है तो N2 की वैल्यू क्या होती है? N2 की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, 6, ये 7, कुछ भी हो सकती है आगे। N2 आपको पता है मोर देन N1 होता है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन का मतलब क्या हो, फर्स्ट लाइन ये देगा तो सेकेंड लाइन 4 देगा, ये सेकेंड लाइन है। फिर इसने पूछा कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन, तो फोर्थ लाइन को होगी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या लेनी है? 6 लेनी है, 6 लेनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें 1/λ इक्वल्स टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो 1/λ इक्वल्स टू R, N1 कितना है 2, ये तो फिक्स है 1/4। सेकेंड लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या लेनी है 4, तो 4 का स्क्वायर बताओ क्या होगा 16, ठीक है। ये लैम्डा आपको दिया हुआ है तो मैं इसको लैम्डा सेकेंड लाइन के लिए मैं इसको सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते, चलो 1/λ2 इक्वल्स टू होगा R, एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 आया तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 - 1 क्या हो गया 3, तो 1/λ2 होगा R इंटू 3/16, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमें फोर्थ लाइन की लैम्डा फोर्थ लाइन का चाहिए, इक्वल्स टू होगा R 1/N1 स्क्वायर, तो वही रहेगा 1/4 क्योंकि सीरीज बामर की है 4 रहेगा। बट N2 की वैल्यू, बिकॉज फोर्थ लाइन के लिए N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, तो मैं 6 रखूंगा, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब 36 आ गया तो यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, तो 1/λ4 इक्वल्स टू R, एलसीएम क्या आएगा 36, तो 36 आएगा तो यहाँ 9 आएगा, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करके ध्यान से डिवाइड करना क्योंकि ये ऑलरेडी 1/ में चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को डिवाइड करते हैं ताकि λ4 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया λ4/λ2। पहले क्या लिखा 1/λ2, ये रहा 1/λ2, इसके नीचे लिखना था 1/λ4, तो ऊपर आ गया। अब यहाँ पर देखो 1/λ2 की वैल्यू क्या है R इंटू 3/16, और इसमें क्या है R इंटू 8/36, तो R से R तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3/16, तो 3/16 और 36 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली। तो λ4 की वैल्यू देखोगे ध्यान से, तो λ4 की वैल्यू मतलब फोर्थ लाइन की जो वेवलेंथ है वो λ2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो λ2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 3। अच्छा, इसको कैंसिल करें अगर हम तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करें तो 8 आएगा, 4 से डिवाइड कर दें तो 832 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, ठीक है। 9 4 36 और ये 2 9/2 आ जाएगा, 4.5 आना चाहिए, 9/2 आ गया। तो 3/16 तो यहाँ लिखा हुआ है, इंटू 9/2 ये लिख देते हैं,
और लैम्डा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो जो सेकेंड लाइन की वेवलेंथ है, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 27, नीचे आ जाएगा 32, तो लैम्डा 4 इज 27/32 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, ठीक है। तो 27/32 इंटू लैम्डा 2 कर सकते हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू गिवन है देखो, सो 27 डिवाइड बाय 32, ये आ गया 0.8437 इंटू गिवन है 4861, ठीक है। तो ये आ गया 4101, तो लैम्डा 4 की वैल्यू आ गई 4101 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास वेवलेंथ की, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगला आता है, नेक्स्ट बोला है ड्रॉ डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बाय डिफाइनिंग द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन कौन सा है? एम्पलीट्यूड है। मॉड्यूलेशन कौन सा है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम भी बनाना है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का को डिफाइन भी करना है, ये क्वेश्चन है, राइट। सो डिफाइन भी करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है देखो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, जो कैरी करने वाली वेव होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, रेडियो वेव्स। उन रेडियो वेव्स का एम्पलीट्यूड आपके मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करने को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका डायग्राम, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम देखो, आप डायग्राम बनाना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसा होगा। तो डायग्राम में देखना आप ध्यान से, ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। एक मैसेज, एक वेव है हमारे पास कैरियर वेव, कैरियर वेव कुछ इस तरह से आएगी जिसकी बहुत, चलो पहले बनाते हैं हम कौन सी वेव। फर्स्ट वेव हम बनाएंगे, फर्स्ट वेव बनाएंगे मैसेज सिग्नल वेव, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है, ठीक है। ये मैसेज की वेव होती है, जो मैसेज है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये रहा, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव कुछ इस तरह से होती है, बहुत ज़्यादा देखो आप, बहुत सारी वेव से, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ये होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको आप देखना ध्यान से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस तरह से आएगा, जैसे आपका यहाँ पर 0 पॉइंट है तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पॉइंट कम हो जाता है एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर, तो आप देखो इस तरह से रहेगा। ये इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव से इनको अपन यहाँ सेट कर देंगे, ये। तो अगर ये डायग्राम बना लोगे ओनली, तो ये किसका डायग्राम है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का डायग्राम है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम है। इसको हम लिखते हैं CMT, इसको हम लिख सकते हैं, ये कौन सा सिग्नल है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। कौन सा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आप बना दोगे, दैट मीन्स आपने ये डायग्राम किसका बनाया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का।